अच्छा, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पीएचपी के अंदर एरेज। क्या पढ़ने वाले हैं? एरेज। एरेज पीएचपी का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यूज होता है। एरेज बेसिकली पीएचपी का डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए यूज होते हैं। पीएचपी में किस लिए यूज होते हैं? डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर। ठीक है, तो इसलिए ये अब फॉर एग्जांपल अगर तुम डॉट नेट के अंदर काम कर रहे हो तो उसमें डेटा ट्रांसमिटिंग होती है जेसन से। किससे होती है? जेसन से। लेकिन पीएचपी में एरेज से होती है। तो अगर आप एरेज नहीं समझोगे तो आपको आगे चल के CRUD ऑपरेशंस और जो हम लोग सर्वर और फ्रंट एंड के बीच बाइंडिंग करेंगे, डेटा को एसक्यूएल में भिजवाएंगे फ्रंट एंड के थ्रू, वो सब आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको गौर से समझना। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा बहुत हम लोग आर्टिकल्स को भी देखते हैं कि हमारे पास आर्टिकल्स क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरेज इन पीएचपी। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, एरेज होते क्या है? जावास्क्रिप्ट में पढ़े ना? मल्टीपल डेटा शो करने के लिए काम आते हैं, और कुछ कह रही थी? और मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए काम आते हैं। देखो, मैथ्स जो है ना, मैथ्स हल्की फुल्की तो सबने देखी है। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स वगैरह तो सबने देखे हैं। मैथ्स के अंदर बड़ा एक्स वाई जेड यूज होता है। देखो, हमेशा क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैथ्स में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि एक एक्स की वैल्यू है और एक वाई की वैल्यू है, और मुझे जो है वो एक्स वाई निकाल दो। ऐसी प्रॉब्लम्स मैथ्स में होती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में भी इनको वेरिएबल्स कहा जाता है और ये उन वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं। ऐसा ही है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई मुझे कोई बोले एक्स की मल्टीपल वैल्यूज है जिनको वाई की मल्टीपल वैल्यूज से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या ऐसे बनाऊंगा कि भाई x1 है, ठीक है, x1 की वैल्यू 6 है, x2 की जो वैल्यू है वो 10 है, फिर y1 की जो वैल्यू है वो 8 है, और y2 की वैल्यू जो है वो 9 है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ मेरे पास वेरिएबल्स का इजाफा हो रहा है। मेरी मेमोरी जो है वो ज्यादा स्पेस ले रही है, जिससे मेरा लोड टाइम भी बढ़ेगा। तो आपके पास फिर मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सेट्स का। किसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट आता है सेट्स का। सेट्स आते हैं आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। क्या होती है? सिमिलरली प्रोग्रामिंग में आप एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को, यानी कि एक सिंगल डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। हम लोगों ने दो तरह की डेटा टाइप पढ़ी थी ना? कौन कौन सी? स्केलर डेटा टाइप्स और कंपोजिट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। स्केलर डेटा टाइप्स क्या होती हैं? जो सिंगल डेटा स्टोर करती हैं। और कॉम्प्लेक्स यानी कंपोजिट डेटा टाइप्स कौन सी होती है? जो मल्टीपल डेटा स्टोर करती हैं। कौन सा डेटा स्टोर करती हैं? मल्टीपल डेटा स्टोर करती है। अब यहाँ पर आपके पास सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। यानी कि फिर हम लोग क्या करते थे? हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया ए और हम कर्ली ब्रैकेट्स डालते थे मैथ्स के अंदर, और फिर 1, 2, 3, 4। इससे क्या होता था कि मैं चारों वैल्यूज एक सेट में रखते हुए एक वेरिएबल में स्टोर कर पाता था मैथ्स के अंदर। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपके पास प्रोग्रामिंग में, कि आप चार वैल्यूज के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा है कि आप एरे का एक सेट बना लो। क्या बना लो? एरे का एक सेट बना लो। ठीक है। तो एरे बेसिकली यही है। एरे के बहुत सारे नाम है। एरे के जो आपके पास हम लोग कहते हैं, एरेज भी कहते हैं इसको, एरे भी कहते हैं, लिस्ट भी कहा जाता है। अगर आप पाइथन पढ़ोगे उसमें इसको लिस्ट कहा जाता है। ठीक है। इसको कलेक्शन भी कहा जाता है। कुछ आपके पास जो लैंग्वेजेस उनके अंदर क्या कहा जाता है? इसको कलेक्शन। और कुछ में इसको सेट्स भी कहते हैं। ठीक है। इन सब वैल्यूज से क्या जाहिर होता है? किसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इन सब नामों से ये जाहिर होता है। ठीक है। लिस्ट, नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उसके अंदर, और एक से ज्यादा आइटम्स होंगे। कलेक्शन, बहुत सारी चीजें मिलके कोई कलेक्शन बनती है, एक चीज की तो कलेक्शन नहीं होती। सेट्स, सेट्स में भी बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो ये डिफरेंट नाम है। अब पीएचपी में इसको एरे कहते हैं, पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं। तो आपको इसको घबराना नहीं, हर जगह इसका तकरीबन सिंटेक्स जो है वो सेम रहता है ना? अच्छा, अब चलते थोड़ा हम लोग पीएचपी मैनुअल की तरफ। एन एरे इन पीएचपी इज यूजुअली एन ऑर्डर्ड मैप। अब ये थोड़ा सा टर्म को ना मुश्किल करके इन्होंने बताया भाई, क्योंकि मैनुअल है ना, डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल, तो ये थोड़ा टेक्निकल और लॉजिकल बात करेंगे। अब वो बता रहे हैं मैप क्या होता है। अ मैप इज अ टाइप दैट एसोसिएट्स वैल्यूज टू कीज। मैप एक ऐसी टाइप होती है जो वैल्यूज को की पे एसोसिएट करती है, यानी वैल्यूज को कीज के अंदर स्टोर करती है। ठीक है। दिस टाइप इज ऑप्टिमाइज फॉर सेवरल डिफरेंट यूजेस। अब इसके काफी ज्यादा यूजेस है। इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एरे। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं किस तरह? एरे की फॉर्म में। अभी देखो, उन्होंने बताया हुआ है कि लिस्ट वेक्टर
हैश टेबल, डिक्शनरी, कलेक्शन, स्टैक, क्यू, प्रोबेबली एंड मोर। अब ये इन्होंने नाम बताए हैं कि आप एरे बोल सकते हो इसको पीएचपी के अंदर, लेकिन इसके और भी नाम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया लिस्ट, ठीक है, एक नाम है हैश टेबल भी इसको कहते हैं, एरेस को क्या कहते हैं कुछ लैंग्वेजेस में, हैश टेबल भी कहा जाता है। इसी तरह डिक्शनरी, डिक्शनरी बेसिकली आपके पास पाइथन में होती है, ऑब्जेक्ट को, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं, इसको आप डिक्शनरी भी कह सकते हो। कलेक्शन मैंने आपको बताया, स्टैक भी कह सकते हैं इसको, क्यू भी कह सकते हैं, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। एज एरे वैल्यूज कैन बी अदर एरेज, ट्रीज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। अब ये थोड़ा सा इसने टाइप्स को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इन्होंने डायरेक्टली आपको एसोसिएटिव एरे पढ़ाया हुआ है, एक सिंपल एरे इन्होंने नहीं बनाया। सिंपल एरे नहीं है क्या, ये तो अगला टॉपिक है, इसको नहीं देख रहे भाई, ठीक है, ये एसोसिएटिव एरे हमारा अगला टॉपिक है, पहले हम सिंपल एरे सीखेंगे। एरेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पीएचपी। ये क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि डेटा को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज होता है। बात समझ आई, ठीक है। दे अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। पीएचपी एरेज कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पीएचपी एरेज आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स का डिफरेंट डेटा होल्ड कर सकते हैं। देखो डेटा टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप्स है ना, बोलियन ये डेटा टाइप्स है। अब फॉर एग्जांपल कुछ एरेज होते हैं जो जिन पे डेटा टाइप की रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिनमें टाइप सेफ्टी होती है। तो वो लैंग्वेजेस कहती हैं कि आप जो है वो जो एरे क्रिएट करोगे उसके अंदर जितने भी आप वैल्यूज रखोगे वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये सेट बनाया, अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है 1 2 3 4, ये सेम डेटा टाइप की, इंटीजर डेटा टाइप की है। किस टाइप की है, इंटीजर। अब यहाँ पर अगर मैं 4 की जगह लगा दूं स्ट्रिंग, और यहाँ मैं अपना नाम लिख दूं, अब इस एरे के अंदर, यानी सॉरी इस सेट के अंदर आपके पास सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के नहीं रहे, तो आपको पीएचपी अलाउ करता है कि आप पीएचपी एरेज के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सी शार्प में जाओगे ना, तो सी शार्प के जो एरेज होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उस एरे के अंदर या तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे सारे, या तो स्ट्रिंग के होंगे सारे, या तो बुलियन के होंगे। उसमें आप ये नंबर के साथ स्ट्रिंग नहीं रख सकते, नहीं। तो आपको पीएचपी ये चीज अलाउ करता है। अब इस चीज को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं हेट्रोजीनियस एरेज। A heterogeneous array is an array of objects that differ in specific class but all objects derive from the common superclass। अब इसने थोड़ा मुश्किल करके बताया हुआ है। हाँ ये देखो, अब आपके पास ना दो तरीके के एरेज होते हैं, एक होमोजीनियस एरेज होते हैं, एक हेट्रोजीनियस एरेज होते हैं। होमोजीनियस एरेज वो एरेज होते हैं जिनमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम डेटा टाइप के हैं। ऐसे एरेज को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस एरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस, जैसे पहले हमने बनाया हुआ था। लेकिन अगर एक ऐसा एरे जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम डेटा टाइप की नहीं है, तो उन एरेज को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस एरेज। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस एरेज। तो ये देखो, हेट्रोजीनियस मींस डाइवर्स टाइप यानी डिफरेंट टाइप्स, होमोजीनियस मींस सेम टाइप। बात समझ आई, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेम डिफरेंट टाइप्स। अब यहां पर मुझे बताओ, पीएचपी एरेज कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी पीएचपी एरेज कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस, जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है, सच एज स्ट्रिंग्स, नंबर्स और इवन अदर एरेज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज एरेज। ठीक है, अब पीएचपी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये चीजें बता रहा है। अब आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ एरेज इन पीएचपी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एरेज इन पीएचपी। पीएचपी में 3 टाइप्स के एरेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इंडेक्स एरे, जो हमारा आज का टॉपिक है। कौन सा होता है, इंडेक्स एरे। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग एरे बनाते कैसे हैं। देखो एरे का सिंटेक्स क्या होता है, ये तो हम मैथ्स की बात कर रहे थे ना, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा एरे सिंटेक्स, एरे बनाते कैसे, ठीक है। देखो आपके पास जो एरे के ब्रैकेट्स होते हैं वो ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, आप एरे का सेट या कलेक्शन बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट्स का यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तुम लोग को डायरेक्टली दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ पर चलते हैं हम लोग सी के अंदर और जैम के अंदर चलते हैं। जैम में जाने के बाद htdocs में जाते हैं और हमने php नाम का एक फोल्डर बना रखा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, एरेज डॉट
PHP करके, और यहाँ पर हम लोग एरेज स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो है ना प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमने PHP की बॉयलर प्लेट खोली। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, और उसके अंदर मैंने अपना नाम जो है वो स्टोर कर दिया। ठीक है, मेरा नाम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसी सेम नेम के वेरिएबल के अंदर मैं साद का भी नाम स्टोर कर लूँ, मैं जैन का भी नाम स्टोर कर लूँ, मैं बासित का भी नाम स्टोर कर लूँ। तो भाई सर क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम कॉमा लगा दें यहाँ पे, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ मैं बासित लिख दूँ, फिर कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर जैन लिख दूँ। तो भैया आपको एरर मिल रहा है। एरर क्या मिल रहा है? एक्सपेक्टेड कॉमा, अनएक्सपेक्टेड कॉमा। वो कह रहा है एक्सपेक्ट कर रहा है टर्मिनेटर यहाँ पर। यानी कि आप, अब ये आपके पास स्केलर डेटा टाइप है। स्ट्रिंग कौन सी डेटा टाइप है? स्केलर है। ये स्ट्रिंग लिखे हुए ना हम लोगों ने, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अब जो स्केलर डेटा टाइप जो होती है वो एक वेरिएबल में एक ही जाती है। अब यहाँ पर हमने 3 लिखी है। कितनी लिखी है? 3। अब हमारे पास मसला है कि सर हम कैसे इसको जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि एरे ब्रैकेट्स कौन से होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। कौन से? स्क्वायर ब्रैकेट्स। सर आपने क्या करना है कि आपने इस पूरी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब ये आपके पास बन गया सेट, कलेक्शन बन गई। किसकी? नेम्स की। किसकी कलेक्शन बन गई? नेम्स की। और ये सब एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। देखो आपको बता रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप का है। किस डेटा टाइप का है? यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो बता रहा है अभी सारे स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर हम डेटा डिफरेंट स्टोर करना चाहें, अब यहाँ पर है हमने लगाया 1 कॉमा, ठीक है, नाम लिख दिया हमने, यहाँ लगाया ईमेल लिख दी। सही है सर, हम लोगों ने इंटीजर भी जो है वो स्टोर कर लिया, साथ में हमने स्ट्रिंग भी स्टोर कर लिया। हम यहाँ पर ट्रू भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं, हमें ये कोई भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस एरे है। हम सबसे पहले जो टाइप पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं PHP के अंदर? एरे की इंडेक्स एरे पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? इंडेक्स एरे। अब समझते हैं इंडेक्स एरे होता क्या है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पर देखो, आपने एक एरे बनाया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं? एरे। ठीक है, और इस सिंटेक्स को, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है सिंटेक्स, इसको हम कहते हैं एरे नोटेशन। क्या कहते हैं? एरे नोटेशन, या एरे लिटरल भी कहते हैं इसको। ठीक है, दोनों नाम इसके वैलिड है। अब यहाँ पर एरे के अंदर एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू, इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 4। इसमें जो वैल्यूज होती है एरे के अंदर, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। यानी कि 1 आपके पास एरे का एक एलिमेंट है, तैयब दूसरा एलिमेंट है, तैयब @gmail.com तीसरा एलिमेंट है, और ट्रू चौथा एलिमेंट है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज एन एरे। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज एन एरे। और इन वैल्यूज को सेपरेट करते हैं कॉमा से। किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। बात समझ आ गई है? ठीक है, अब यहां पर इसको हम इंडेक्स एरे क्यों कहते हैं? देखो, जब आप एक सिंपल वेरिएबल बनाते हो, जैसे आपने एज बनाया, ठीक है, और एज के अंदर आपने फॉर एग्जांपल, अच्छा हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ यहाँ पर, एज के अंदर आपने स्टोर कर दिया 10। क्या स्टोर कर दिया? 10। अभी एरे को हम साइड कर देते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया किस नाम का? एज नाम का, और उसमें क्या स्टोर कर दिया? 10। अब वेरिएबल वाली चीज याद करना, मैंने आपको बताया था वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होती। वैल्यू स्टोर होती है आपकी मेमोरी में, आपकी रैम के अंदर स्टोर होती है। जाके कहाँ स्टोर होती है? रैम के अंदर। आपकी जो टेम्पररी मेमोरी होती है वो रैम होती है। कौन सी होती है? रैम। ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया, यानी वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया एज नाम का, और उसको मैंने वैल्यू असाइन करी है 10। बेसिकली ये वैल्यू आपकी मेमोरी के अंदर एक इंडेक्स पर स्टोर होगी, एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगी। और ये जो आइडेंटिफायर होता है वो इस वैल्यू को टारगेट कर रहा होता है, यानी पॉइंट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? पॉइंट कर रहा होता है इस मेमोरी एड्रेस को जिसके ऊपर ये 10 वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे सर 10 जो है वो एज में स्टोर हुआ। 10 मेमोरी में स्टोर हुआ, एज उस मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रही है जहां 10 स्टोर है। बात समझ आई? ठीक है, तो जब भी एज कॉल करी जाएगी तो एज जिस मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आपको मिल जाती है। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो इस तरह से ही चलता है। अब ये तो सिंगल वैल्यू थी 10, एक सिंगल वैल्यू थी। एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? मल्टीपल। अब यहां पर इसको थोड़ा आपने समझना है कि इंडेक्सेस का सीन क्या होता है।
अब यहां पर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, 1 से लेके 4 तक। कितनी वैल्यूज हैं? 4। जब आप 4 वैल्यूज की कलेक्शन बनाते हो, तो अब सिंगल वैल्यू तो नहीं है ना ये, ठीक है, तो आपकी मेमोरी है ये मैंने रैम फॉर एग्जांपल बनाई है, मेमोरी का हिस्सा है। तो आपकी मेमोरी में एक बड़ी स्लॉट जो है वो ऑक्यूपाई होती है। क्या होती है? एक बड़ी स्लॉट ऑक्यूपाई होती है, और उसके उतने पार्टीशंस बन जाते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर मौजूद हैं। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं? 4। तो इसके पार्टीशन कितने बन जाएंगे? 4 पार्टीशन बन गए। अब आपके पास पहली वैल्यू पहले पार्टीशन में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में, यानी कि नाम, फिर तीसरे ईमेल इसके अंदर, और चौथा ट्रू किस में चला जाएगा? चौथे के अंदर चला जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब इस पार्टीशन के अंदर ये जो हिस्से बने हुए ना, 1 के लिए जो हिस्सा बना हुआ है, इसके लिए जो हिस्सा बना हुआ है, इनको कहते हैं हम इंडेक्सेस। क्या कहते हैं? इंडेक्सेस। तो आपको कोई भी पूछे ना सर इंडेक्स कहाँ से आता है, इंडेक्स क्या एरे का पार्ट है? नहीं, इंडेक्स जो है वो आपकी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेमोरी का। इंडेक्स एरेज का पार्ट नहीं होता, क्योंकि एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो मेमोरी के थ्रू ही आप इसको एक्सेस करोगे। ठीक है। अब यहां पर इसको कहते हैं इंडेक्सेस। अब ये जो स्लॉट है ना, अब हर हिस्से का एक इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है? हर एक हिस्से का, यानी कि 1 जिस हिस्से में पड़ा हुआ है उसका एक इंडेक्स नंबर होगा, तैयब का एक अलग इंडेक्स नंबर होगा, इसका अलग होगा। इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है। 1 जो है वो मेमोरी के 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है। और तैयब जो रखा हुआ है वो 1 इंडेक्स पर। तैयब @gmail.com किस पर रखा है? 2 पर। और ट्रू किस पर रखा है? 3 पर। इंडेक्सेस कहां से शुरू होते हैं अरेज के? 0 से। यानी कि 0, आपके पास जो पहली वैल्यू होगी 0 इंडेक्स पर, ये वाली 1 इंडेक्स पर, ये वाली 2 इंडेक्स पर, और ये वाली 3 इंडेक्स पर। मुझे एक बात बताओ कि इस एरे में नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं? 4। सवाल गौर से सुनो, नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं और कहां तक है? 3 तक है। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है, वाइवा में गलती करते हैं, वो ऐसा सवाल पूछते हैं आपसे। ठीक है। नंबर ऑफ इंडेक्सेस 3 तक है, लेकिन है 4 ही, 0 भी तो काउंट होगा। ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4 है। डन है? ये बात समझ आती है सबको? पक्की बात है। अब इसकी मिसाल जो है ना, बड़ी अच्छी एक मिसाल है कि फॉर एग्जांपल सबने जो है वो सबके घर में वो वाला तो ग्लास का बॉक्स आया होगा जिसमें 6 ग्लास का पैकेट आता है, कांच के ग्लास का। ऐसे ही अब जो ग्लास है उसके अंदर जो 6 ग्लास है वो एलिमेंट्स हैं। अब अगर तुम्हें दुकानदार ग्लास निकाल के उस डब्बे में से तुम्हारे हाथ में रख दे और बोले ऐसे ही जाओ, डब्बा नहीं देता, सिंगल सिंगल वैल्यू खुद से होल्ड करो अपने हाथ में, तो आप उसको कैरी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सेफ रखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 2 ही हाथ है। इसी तरह एक वेरिएबल है, और आप मल्टीपल वैल्यूज अगर ऐसी होल्ड करोगे बिना एरे के, यानी बिना बॉक्स के, अगर ग्लास होल्ड करोगे तो आपके लिए वो कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपको एक बॉक्स देता है। क्या देता है? एक बॉक्स देता है जिसके 6 पार्टीशन बने होते हैं। ऐसा ही है। किस तरह से बने होते हैं? कुछ इस तरह से। ऐसा ही है। उस बॉक्स के किस तरह से पार्टीशन बने होते हैं? कुछ इस तरह से पार्टीशन बने होते हैं। पहले बॉक्स में पहला ग्लास, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इससे क्या होता है? एक तो सेपरेशन हो गई, आपके जो वैल्यूज है, यानी आपके जो ग्लास है वो एक दूसरे से अलग अलग है, सेपरेट है। क्यों? बीच में उसने गत्ता लगाया होता है जिससे आपका ग्लास भी सेफ रहता है, उसके साथ मिक्सअप नहीं होता दूसरे के साथ। दूसरा, आपके लिए वो कैरी करना और होल्ड करना ज्यादा आसान है। एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से उसको ले जा सकते हो विदाउट एनी हर्डल। इसी तरह आपके पास एरेज है। अगर आपको मल्टीपल ग्लास यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को एक बॉक्स यानी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो आप किसका यूज करोगे? एरे का यूज करोगे। किसका? अब यहां पर पहला ग्लास कौन से इंडेक्स पे रखा है? 0 पे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं? 6 है। इंडेक्सेस कितने हैं? 6 है। लेकिन कहां तक है? 5 तक है। फिर गलती कर गए। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का सिनेरियो है। बात आई होप समझ आई होगी। आई है? पक्की बात है। अब यहां पर बात आती है कि सर अगर मैं डॉलर नेम्स को प्रिंट करूंगा, पहले मैं
एक नाम रखा रहता तैयब, डॉलर नेम को लिखूंगा, इको करूंगा तो तैयब आ जाता था। अब यहाँ पर सर मेरे पास बहुत सारे नेम है। अब अगर मैं डॉलर नेम को इको करूंगा या प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास सवाल आता है कि सर मुझे सिर्फ तैयब की मेल चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि तैयब की मेल मेरी मेमोरी के अंदर किस इंडेक्स पर रखी हुई है। उस इंडेक्स नंबर के थ्रू मैं वो वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। किस पे रखी हुई है? 0 1 2। तो यहां पर मैं एरे नोटेशन लगाऊंगा। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले सिंपल एरे को प्रिंट करना देखते हैं इंडेक्स से पहले। ठीक है, यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं इको। क्या लिखता हूं? इको, और यहां लिखता हूं मैं डॉलर नेम्स। क्या लिख दिया मैंने? डॉलर नेम्स। तो मैंने एरे को प्रिंट कर दिया। अब यहां पर इसको चला के देखते हैं। जैम हमने ओपन नहीं किया अपाची। अपाची ऑन है हमारा 80 पोर्ट के ऊपर। यहाँ गए हम लोग और लोकल होस्ट कॉलन 80/php। यहाँ पर आ गए एरेस। अब यहाँ देखो एक वार्निंग आई है। क्या आई है? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये कह रहा है कि भाई आपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अब जब हम लोगों ने इको पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इको, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इको आपको क्या रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है? यहाँ पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं आपको इको क्या देता है। स्ट्रिंग देता है एंड में। क्या देता है? और मैं इको के अंदर एरे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अब ये देखो, ये आपको एरर भी दे रहा है कि आप जो है वो एक आर्ग्यूमेंट से ऊपर जा चुके हो। अब यहाँ पर इस चीज को कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम एरे को किस तरह प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इको में तो हो नहीं रहा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप इको के जरिए एक एक वैल्यू जो है वो प्रिंट कर सकते हो। एक सिंगल वैल्यू, एरे में से कोई एक सिंगल वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे तैयब की मेल प्रिंट करनी है तो सबसे पहले तो प्रिंट करते हुए जब मैंने एरे लिखा है और कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहता हूं तो मैं इसके आगे लगाऊंगा एरे नोटेशन। क्या लगाऊंगा? एरे नोटेशन। और इस एरे नोटेशन के अंदर वो इंडेक्स नंबर दूंगा जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूं। मैं किसकी, कौन सा इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ? 2। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा? 2। मैंने लिखा नेम्स 2। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ आता है नहीं आता। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आके, तो यहाँ देखो मेरे पास मेल आ गई। इको के जरिए सिंगल वैल्यू तो प्रिंट हो रही है लेकिन मल्टीपल वैल्यूज का एरे प्रिंट नहीं ना। सेट है ना वो तो कॉमा दे दे के होगा ना। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है पूरा। एक एक आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हो तुम। वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल वैल्यूज आ गई। तो वो मसला है। अब यहां पर आपके लिए उसके लिए फंक्शन होता है प्रिंट आर का। किसका फंक्शन होता है? प्रिंट आर का। प्रिंट आर का फंक्शन ना कि आपको एरे की जो है वो वैल्यूज दिखाता है उसको, और भी जो ऑब्जेक्ट उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। तो सिंपल आपने आके एरे का नाम लिख दिया डॉलर नेम्स, प्रिंट कर दो डॉलर नेम्स को। आइए देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर इसने बताया है कि आप एक एरे प्रिंट कर रहे हो और साथ में आपको इंडेक्स नंबर भी बता रहा है और उस इंडेक्स नंबर में कौन सी वैल्यू रखी है वो भी बता रहा है। 0 इंडेक्स पे क्या रखा है? 1 इंडेक्स पे क्या रखा है? 0 पे तैयब@gmail.com, और 3 इंडेक्स पर 1। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वारडम। वारडम हमने वेरिएबल्स में भी पढ़ा था। ऐसा ही है, डेटा टाइप देखने के लिए। इसी तरह अगर मैं वारडम में डॉलर नेम्स को प्रिंट कर दूं तो वारडम भी आपको जो है वो दिखाता है। अब वारडम को दिखाने का तरीका ये है कि बीच में हम लोग यहाँ पर बी आर लगा देते हैं, हमें मसला कर रहा है। बी आर लगाया तो ये नीचे आ गया। अब वारडम का जो सीन है वो ये है कि आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में बताता है, प्रिंट आर से भी ज्यादा। अब वो बता रहे हैं कि भाई आपने एक एरे प्रिंट किया है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। वो लूप से करेंगे ना। हाँ, एरे एरे बना, एरे आपने प्रिंट कराया है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है। पहले इंडेक्स पर इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रखी है और आपको वैल्यू भी बता रहा है, क्या है? 1 है। पहले इंडेक्स पर आपने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू रखी है जो 6 करेक्टर्स की है, ये भी बता रहा है आपको कि स्ट्रिंग डेटा तो रखा है लेकिन कितनी लेंथ का है। देखो तैयब के उसमें कितने करेक्टर आते हैं? 6। और वैल्यू भी दिखा रहा है। दूसरे इंडेक्स पर स्ट्रिंग रखा है 16 करेक्टर्स का, वो स्ट्रिंग ये है। तीसरे इंडेक्स पर बुलियन वैल्यू है, वो ट्रू है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मेट करके देखना हो अच्छे से तो कैसे देखोगे? एचटीएमएल में एक टैग होता था जिसके अंदर मैं जैसे भी लिखूं टेक्स्ट को वैसे ही अपेयर होता था एचटीएमएल। प्री का टैग, कौन सा टैग? प्री का। तो यहां पर मैं क्या करूंगा,
इको कर दूंगा इसके ऊपर, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा प्री का टैग। किसका टैग लगा दूंगा? प्री का। और प्री का टैग मैं यहाँ नीचे इसके क्लोज भी करूंगा, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी। सिमिलरली इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर भी कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। दोनों स्टेटमेंट को मैंने किस में रख दिया? प्री के टैग के अंदर रख दिया। तो ये आपको अच्छी फॉर्मेटिंग के अंदर इस तरह से दिखा देगा, है ना? ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से देखने को मिल रहा है, वो एक लाइन में आ रहा था। डन है? अच्छा, अब यहां पर आप क्या करोगे? अब सर हम लोग को तो एक एक वैल्यू करके प्रिंट कराना है, हमें ऐसे नहीं प्रिंट कराना। ऐसे नहीं प्रिंट कराना, ये एरे लिखा हुआ आ रहा है, ये मुझे तो सिर्फ वैल्यूज दिखानी है ना यूजर को, मुझे ये सब तो नहीं दिखाना। तो सर हम क्या करेंगे, हम इसको कर देते कमेंट। कमेंट करने के बाद आप इसको कैसे प्रिंट करोगे? आपने कहा इको, इको कर दो डॉलर नेम्स। डॉलर नेम्स के अंदर आपने जो है वो, आपने बोला जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है उसको इको कर दो। सिमिलरली वन इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है उसको इको कर दो, टू इंडेक्स पर जो रखी है उसको इको कर दो, और थ्री इंडेक्स पर जो रखी है उसको इको कर दो। यहाँ रिफ्रेश किया, आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो आ चुकी है। वन क्यों आ रहा है? ट्रू। मैंने आपको बताया था ना, बुलियन को जब हम इको करते हैं तो वन आता है, और फॉल्स को इको करते हैं तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो सिमिलरली अब ये वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग किस तरह से, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेटा आगे और ऐड करता हूँ, तो क्या मैं आगे स्टेटमेंट बढ़ाता रहूंगा? नहीं। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा किसका? लूप का। मुझे एक बात बताओ कि जब इससे मेरा काम हो रहा है, तो एक चीज ये है कि फॉर एग्जांपल इको मेरे पास चारों स्टेटमेंट में सेम है। डॉलर नेम इसमें स्टैटिक चीजें देखो, डॉलर नेम्स भी सेम आ रहा है हर स्टेटमेंट में, स्क्वायर ब्रैकेट भी सेम आ रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है? जीरो, वन, टू, थ्री। क्या हम लूप के अंदर काउंटिंग नहीं चला सकते जीरो से थ्री तक? चला सकते हैं ना। लूप के वेरिएबल में जीरो से थ्री तक काउंटिंग चला सकता हूँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो सर एक फॉर का लूप बनाते हैं, एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैंने जीरो से चलाना है। कहाँ से चलाना है? जीरो से। याद रखना, जब भी एरे प्रिंट कर रहे हो तो आपके पास जीरो से आपने लूप चलाना है। क्यों? इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर आप वन से चलाओगे तो जीरो वाली वैल्यू मिस हो जाएगी, वो प्रिंट नहीं होगी। यहां पर आप आए, और डॉलर आई जो है वो लेस देन इक्वल्स रहेगा थ्री के। तीन तक इंडेक्स है, अगर लेस देन करना है तो फोर तक। ठीक है। और डॉलर आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किए। यही सेम स्टेटमेंट जो है हम लोगों ने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी। यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब आपको पता है कि जीरो वन टू थ्री जो है वो डॉलर आई के अंदर हर दफा चेंज होगा। जीरो, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर अगली दफा थ्री हो जाएगा, और फिर खत्म हो जाएगा लूप। तो क्या मैं जीरो की जगह पर डॉलर आई पास नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते। और साथ में अगर मैं कॉन्केट कर दूं बी आर को, ताकि मेरी वैल्यूज एक के नीचे एक आए, तो इस तरह से आप जो है वो लूप के थ्रू अपना एरे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बढ़ा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एज लिख दूं, मैंने लिख दिया 20। ठीक है। हाँ, यहाँ पर रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर आपके पास ये चीज नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि मैंने थ्री इंडेक्स तक चलाया ना, जीरो वन टू थ्री। ठीक है। तो फोर इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब इसको भी देखते हैं, पहले अटेंडेंस दे दो। अब यहाँ पर मसला क्या आया कि सर आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने जो इंडेक्स नंबर लिखा था लास्ट, पहला तो पता है जीरो ही होगा हमेशा। लास्ट इंडेक्स नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दिए तो इंडेक्स नंबर बढ़ जाएगा। अब ये हमें खुद बार बार काउंट करके खुद बार बार लिखना है। पहला तो ये मसला है कि खुद से आपको काउंट करना पड़ रहा है। अब ये तो आपके पास चार पांच एलिमेंट्स का एरे, अब कोई ऐसा एरे जिसमें 500 वैल्यूज हैं, क्या आप गिनते रहोगे इंडेक्स कितने? नहीं। अब आपके पास एक फंक्शन आता है पीएचपी के अंदर जिसको हम कहते हैं काउंट। क्या कहते हैं? काउंट। इस फंक्शन के अंदर अगर आप अपने एरे का नाम रख दोगे तो ये आपको आपके एरे के लेंथ का काउंट दे देता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो लेट्स सी, अब इसको इको भी करना है क्योंकि प्रिंट नहीं करेगा ना। इसको इको कर दिया, किसको? काउंट ऑफ डॉलर नेम्स को। ठीक है। चेक करते हैं क्या आता है। लेट्स सी, यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ आप देख सकते हो पांच, ये पहला जो है ना उसका आ रहा है रिकॉर्ड का। काउंट क्या आ रहा है? पांच। यानी कि काउंट का फंक्शन मेरे लिए हर दफा रिफ्रेश पर काउंट मुझे गिनकर दे रहा है। एक काम करते हैं, इसके आगे मैं बी आर भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक और यहाँ पर कोई नंबर हंड्रेड वगैरह कुछ भी लिख दूं, ठीक है, और यहाँ का रिफ्रेश करूं तो देखो इसने काउंट 6 कर दिया। इसका मतलब है हर दफा ये मुझे काउंट गिनकर दे रहा है, मुझे गिनना नहीं पड़ रहा। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ये चीज यहाँ नहीं रख सकता? ये नंबर ही तो दे रहा है, इंडियन क्या दे रहा है, नंबर यहाँ आ जाएगा। लेट्स सी कि हमारे पास काम नहीं होता, नहीं होता।
अब यहाँ पर आपके पास अनडिफाइंड एरे की 6 आ रही है ऑन लाइन 20। अब एरे की 6, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने गलती की है कि हम लोगों ने जो है वो इक्वल्स नहीं लगाना, लेस देन लेंथ होगा ना। अरे यहाँ पर आप इक्वल्स नहीं लगाओगे, इक्वल्स नहीं लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास गया, प्रिंट हो रहे सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो है ना नीचे ले आता है। अब यहाँ पर अगर मैं एक और चीज बढ़ा दूं और यहाँ लिख दूं मैं हेलो, क्या लिख दिया मैंने, हेलो, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे रिफ्रेश किया अब मुझे काउंट गिनना नहीं पड़ रहा, मुझे इंडेक्स नंबर गिनने नहीं पड़ रहे। अब ये लेस देन क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है, इंडेक्स नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होता है। अगर 6 एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक आएगा, 5 तक। अगर 7 एलिमेंट है तो 6 तक, एक कम, नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम, इसलिए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखा। वो इक्वल्स लगाया था तो उसको छठी वैल्यू मिल नहीं रही थी, इसलिए वो कह रहा था कि अनडिफाइंड है। तो ये बात आपको समझ आ गई किस तरह से आपने एरे बनाना है और ये लूप करना है। तो एक काम करो, जरा इसको जो है प्रैक्टिस करो और फिर हम इसको और मजेदार आगे पढ़ेंगे।